नमस्कार। लंदन से मैं हूं शिवकांत। कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी को शुरू हुए महज 125 दिन ही हुए हैं। इतने से अरसे के भीतर ही 19 लाख लोग बीमार हो चुके हैं और 1,15,000 की मौत हो चुकी है। चीन से फैली इस महामारी की सबसे बुरी मार दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देश अमेरिका पर पड़ी है। दुनिया के हर 3 रोगियों में से एक और मरने वाले हर 4 रोगियों में से एक अमेरिका का है। अकेले अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। महामारी की रोकथाम के लिए दुनिया भर में यातायात, कारोबार और सामाजिक मेलजोल बंद हैं। अर्थव्यवस्था ठप हो गई है और हर किसी को रोजगार की चिंता है। अच्छी खबर यह है कि पिछले सप्ताह भर से यूरोप के सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों इटली और स्पेन में नए रोगियों और मरने वाले रोगियों की संख्या घट रही है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में भी अब नए रोगियों की संख्या घटने लगी है, जिसे आशा की एक किरण के रूप में देखा जा रहा है। पाबंदियां हटाकर जनजीवन और अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की योजनाएं बनने लगी हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम कोविड-19 के बारे में जितना जान सकें जान लें, ताकि टीका उपलब्ध होने तक अपने काम भी कर सकें और वायरस की रोकथाम भी। हमें समझना होगा कि कोविड-19 वायरस में ऐसा क्या है जो उसे जुकाम के दूसरे वायरसों की तुलना में इतना खतरनाक बनाता है। ये कितनी तेज़ी से फैलता है और क्यों? क्या हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी रोग रक्षा प्रणाली इसका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाती? क्या पहले से मौजूद एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज नहीं हो सकता? ये वायरस आया कहाँ से और भविष्य में इस तरह के कोरोना वायरसों की रोकथाम का असली उपाय क्या है? कोविड-19 वायरस की खासियत ये है कि यह अपने साथी वायरसों की तुलना में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसकी वजह इस वायरस के उन नुकीले प्रोटीनों में छिपी है जिनसे इसका खोल बना होता है। हर वायरस अपने खोल के प्रोटीनों के जरिए दूसरे जीव की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। कोशिका में प्रवेश करने के लिए वायरस को पहले अपने खोल के प्रोटीन को एक एंजाइम के जरिए काटना पड़ता है। उसके बाद वह कोशिका में प्रवेश कर पाता है। कोशिका वायरस के जीन को अपना जीन समझकर उसकी नकलें बनाने लगती है, यानी पूरी कोशिका एक तरह से हाईजैक हो जाती है और जिंदा वायरस में तब्दील हो जाती है। उसके बाद वह दूसरी कोशिकाओं को भी हाईजैक करने लगती है और इस तरह वायरस फैलने लगता है। लेकिन कोविड-19 के पास कोशिकाओं में घुसने की एक नई तरकीब है। ये वायरस कोशिका के पास जाने से पहले ही अपने खोल के प्रोटीन को काटे रहता है और कोशिका से संपर्क होते ही उसमें प्रवेश कर जाता है। प्रवेश की प्रक्रिया में एक कदम कम हो जाने के कारण इसके संक्रमण यानी फैलाव की रफ्तार बाकी कोरोना वायरसों से कई गुना हो गई है। मिसाल के तौर पर यदि सार्स, मर्स और इबोला के वायरसों के संक्रमण की रफ्तार की तुलना कोविड-19 की रफ्तार से करें तो आप अवाक रह जाएंगे। महामारी फैलने के बाद पहले 20 दिनों के भीतर दुनिया में मर्स वायरस से मरने वालों की संख्या 5 से कम थी। सार्स से मरने वालों की संख्या 62, इबोला से मरने वालों की संख्या 123 थी और कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 170 थी। आप सोचेंगे ठीक है, कोविड-19 से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि अवाक कर दे। बस आम आदमी यहीं भूल कर जाता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि महामारियाँ गुणात्मक रफ्तार से फैलती हैं और गुणात्मक रफ्तार का अंजाम शुरू के 3 हफ्तों के बाद ही नाटकीय रूप में दिखाई देने लगता है। यानी कहानी 20 दिनों के बाद शुरू होती है। 20 से 50 दिनों के अरसे में यानी अगले 1 महीने के भीतर मार्स वायरस से मरने वालों की संख्या 5 ही रही। इबोला से मरने वालों की संख्या बढ़कर 167 हो गई। सार्स से मरने वालों की संख्या 391। लेकिन कोविड-19 से मरने वालों की संख्या इस एक अगले महीने में उछलकर 2921 पर जा पहुंची थी। उसके बाद के 2 महीनों की कहानी तो आप सब जानते हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या
अब 1.25 लाख की तरफ कदम बढ़ा रही है। यानी कोविड-19 के फैलाव को कड़ी तालाबंदी के बिना रोक पाना असंभव था। चीन को यही बात समझने में लगभग 2 महीने का समय लगा। वुहान के वेट मार्केट या मछली बाजार की एक दुकानदार ने पिछले साल 11 दिसंबर को केंद्रीय अस्पताल में फ़ोन किया था और कहा था कि उसे बुखार और खांसी हो गई है। 18 दिसंबर तक उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। 21 दिसंबर तक कई और लोग उसी बीमारी के शिकार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। तब तक वायरस 15 लोगों में फैल चुका था। मरीजों पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी, इसलिए डॉक्टरों ने 24 दिसंबर को रोगियों से वायरस का नमूना लेकर उसकी जेनेटिक जांच शुरू कर दी। 29 दिसंबर को वुहान के रोग नियंत्रण केंद्र ने बीमारी कहाँ से और कैसे फैली इस बात की खोजबीन शुरू की। उनको पता चला कि तब तक बीमार हुए 30 रोगियों में से अधिकांश वुहान के मछली बाजार में काम करते थे। उसी समय वुहान के केंद्रीय अस्पताल के एक नेत्र चिकित्सक डॉक्टर ली वेनयंग को प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिली कि इस बीमारी की जड़ सार्स जैसा कोई कोरोना वायरस है। खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगी, जिससे विवश होकर 31 दिसंबर को चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को पहली बार बीमारी से अवगत कराया। चीन ने कहा कि बीमारी नियंत्रण में है, ज़्यादातर मरीजों को हल्की शिकायत है, कुछ एक को तो घर भी भेज दिया गया है। चीन के रोग नियंत्रण केंद्र ने मछली बाजार को बीमारी फैलाने का दोष देते हुए 1 जनवरी को बंद कर दिया। जांच के लिए वायरस का नमूना लेने के महज 2 सप्ताह बाद यानी 7 जनवरी को चीनी अधिकारियों ने वायरस की पहचान कर ली और बताया कि यह वायरस सार्स प्रजाति का ज़रूर है, परंतु बिल्कुल नया है। जनवरी के मध्य तक वायरस दर्जनों ऐसे लोगों में फैल चुका था जिनका मछली बाजार में आना जाना नहीं था। फिर भी चीनी अधिकारी इसी बात पर अड़े रहे कि कोविड-19 से वही लोग बीमार हैं जो मछली बाजार गए थे। उनका कहना था कि ये वायरस जानवरों से ही इंसानों में फैलता है, इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता, क्योंकि अभी तक रोगियों की देखभाल में लगा कोई भी स्वास्थ्यकर्मी इस वायरस से बीमार नहीं हुआ है। अफसोस की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चीनी अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। 15 जनवरी को जापान ने कोविड-19 के पहले मरीज की खबर दी और साथ में ये भी कहा कि ये रोगी कभी मछली बाजार नहीं गया। वह अपनी चीन यात्रा के दौरान किसी कोविड-19 से बीमार व्यक्ति से मिला ज़रूर था, लेकिन वुहान के स्वास्थ्य आयोग ने जापान की बात का खंडन करते हुए कहा कि इंसानी संक्रमण का कोई सबूत नहीं मिला है। वुहान से 6 दिन पहले लौटा एक व्यक्ति 21 जनवरी को अमेरिका के उत्तरी वॉशिंगटन राज्य में बीमार पड़ा और कोविड-19 का शिकार पाया गया। 22 जनवरी को जर्मन शहर स्टॉकपोर्ट से लौटी एक महिला कोविड-19 की रोगी पाई गई, जिसके बाद जर्मनी में उससे मिलने वाले लोगों की खोज और जांच शुरू हो गई। उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार ये माना कि कोविड-19 इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक और बड़ी चूक ये हुई कि उसके निदेशक ने मध्य जनवरी में ये कहा कि हवाई यातायात बंद करना सही नहीं है, क्योंकि उससे वायरस की रोकथाम में कोई मदद नहीं मिल सकती। तो एक तरफ तो चीन और उसके सुर में सुर मिलाते विश्व स्वास्थ्य संगठन 22 जनवरी तक ये कह रहे थे कि कोविड-19 इंसान से इंसान में फैलता ही नहीं। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कह रहा था कि हवाई यातायात को बंद करने से वायरस की रोकथाम में कोई मदद नहीं होती, जबकि वायरस को इंसानों से इंसानों में फैलते हुए तब तक लगभग 2 महीने बीत चुके थे। मछली बाजार से वायरस पहले पूरे वुहान और फिर हुबे प्रांत के दूसरे शहरों तक फैल चुका था। वुहान से हवाई यात्राओं के जरिए थाईलैंड, जापान, जर्मनी और अमेरिका के शहरों में भी पहुंच चुका था। चीन दुनिया को भले ही इस झांसे में रखे हुए था कि कोविड-19 इंसानों से इंसानों में नहीं फैल रहा, लेकिन वुहान और हुबे की ज़मीनी हकीकत उसे मालूम थी। इसलिए 23 मार्च को चीनी नए साल के 2 दिन पहले उसने वुहान को सील बंद किया। हवाई उड़ानों को छोड़कर सारा यातायात
बाजार, कारोबार, स्कूल सब कुछ बंद कर दिया गया और लोगों को घरों से बाहर न निकलने के सख्त आदेश दे दिए गए। 6 करोड़ लोग पूरी तरह बाकी चीन से काट दिए गए और सारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और सैनिकों को वुहान के बंदोबस्त और देखभाल के लिए झोंक दिया गया। दुनिया के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर इतनी आकस्मिक और कड़ी सीलबंदी कभी नहीं हुई थी। चीन समझ चुका था कि कोविड-19 की रोकथाम का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इतने सख्त और नाटकीय कदम के बावजूद चीन में 3340 लोगों की जानें गईं और 82,000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े। इंसानों के जरिए वायरस फैलने की बात को कल तक नकारने वाले चीन के इस नाटकीय कदम से जागते हुए दक्षिण कोरिया ने स्वास्थ्य टीमें सड़कों पर उतारकर लोगों के टेस्ट कराने और डेंगू प्रांत को पूरी तरह सील बंद करने की नीति अपनाई। 50,000 टेस्ट प्रतिदिन की रफ्तार से टेस्ट करते हुए जिन्हें रोगी पाया गया, उनके आसपास के इलाकों को सीलबंद किया गया, जिसकी वजह से वायरस बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया। यूरोप में जर्मनी ने पहले रोगी की सूचना मिलते ही 22 जनवरी को स्टॉकपोर्ट शहर को सीलबंद किया और उन सभी लोगों और उनसे मिलने वालों की खोजबीन कर उन सबको सीलबंद किया जो रोगी से मिले थे। जहाँ जहाँ रोगियों की सूचना मिलती गई, उन इलाकों को सील बंद करके उनके संपर्क जाल को खोजने और क्वारंटीन करने की प्रक्रिया जारी रही। साथ ही बीमारों की देखभाल के लिए आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाई गई, जिसकी बदौलत दूसरे यूरोपीय देशों की तुलना में कम मौतें हुई। लेकिन चीन की तरह सख्त तालाबंदी न कर पाने के कारण जर्मनी भी रोग के फैलाव पर अंकुश नहीं रख पाया और रोगियों की संख्या वहाँ भी बढ़ती गई। इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और ईरान और अमेरिका की सरकारों ने चीन और दक्षिण कोरिया से कोई सबक नहीं सीखा। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और अमेरिका ने तो टेस्ट कराने में भी कंजूसी बरती, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। एक और बात समझना ज़रूरी है कि बड़े पैमाने पर टेस्ट कराओ कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल और खर्चीला है। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और प्रचलित पीसीआर टेस्ट हैं, जिसके लिए नाक और गले से वायरस के नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। वहाँ मशीनों में वायरस के नमूनों को लाखों गुना बढ़ाकर ख़ास किस्म के रासायनिक घोल से तय किया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में वायरस है या नहीं। कई बार वायरस होते हुए भी नमूने या टेस्ट प्रक्रिया की चूक की वजह से उसका पता नहीं चल पाता है। पीसीआर टेस्ट का नतीजा मिलने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लाखों करोड़ों लोगों के टेस्ट करने के लिए देशों के पास न तो पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी हैं और न ही प्रयोगशालाएं। इसलिए पिछले 2-3 महीनों से दुनिया भर की कंपनियां झटपट किस्म के टेस्ट तैयार करने में लगी हैं। ये ऐसे टेस्ट होंगे जिन्हें आप अपने अपने घरों में रख सकेंगे और पता लगा सकेंगे, अपने अपने घरों में कर सकेंगे और पता लगा सकेंगे कि आप वायरस से मुक्त हैं या नहीं। लेकिन इन टेस्टों का फ़ायदा भी तभी होगा जब आप रोगी पाए जाने वाले लोगों को, उनके आसपास के इलाकों को, उनके संपर्क में आए लोगों को और उनके आसपास के इलाकों को सील बंद करके उनके भी टेस्ट कराएं और रोगी पाए जाने वालों को कम से कम 2 हफ्ते तक एकांतवास में रख सकें। भारत जैसे देश में यदि आप लाखों टेस्ट करा भी लें तो क्या आप उनके बाद रोगी मिलने वाले लाखों लोगों और उनके इलाकों को क्वारंटीन में रख पाएंगे? अब सवाल उठता है कि दुनिया के वैज्ञानिक मिलजुल कर इन सारी समस्याओं से बचाने वाला एकमात्र उपाय कोविड-19 का टीका बनाने पर क्यों नहीं जुट जाते? जवाब है कि वे जुटे हुए हैं। अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान की लगभग 35 प्रयोगशालाएं इसी काम में जुटी हैं। अमेरिका में सिएटल की एक कंपनी ने तो रोगियों पर अपने टीके का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। टीके आमतौर पर निष्क्रिय या मरे हुए वायरस के हिस्सों से बनाए जाते हैं। मरे हुए वायरस से बीमारी फैलने का खतरा नहीं होता, लेकिन हमारी रोग रक्षा प्रणाली उसे वायरस समझकर सक्रिय हो जाती है और शरीर में एंटीबॉडी बनाने लगती है। लेकिन लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिक एक ऐसा टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरह कृत्रिम होगा, यानी उसमें वायरस का कोई अंश नहीं होगा, न जीवित और न मरा हुआ। प्रयोगशाला में तैयार किए बैक्टीरिया से
कोविड-19 के उस नुकीले प्रोटीन की नकलें तैयार की जा रही हैं जिनसे वायरस का खोल बना होता है। चूँकि बैक्टीरिया से बने इस प्रोटीन की जीन संरचना एकदम वही होगी जो कोविड-19 के नुकीले प्रोटीन खोल की होती है, इसलिए हमारी रोग रक्षा प्रणाली उसे कोविड-19 ही समझेगी और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। यदि ये टीका कामयाब हो जाता है तो एक तो ये एकदम सुरक्षित होगा क्योंकि इसमें वायरस का कोई अंश नहीं है। दूसरे, बैक्टीरिया से बना होने के कारण इसका बड़े पैमाने पर और जल्दी उत्पादन भी संभव होगा। लेकिन किसी भी टीके के बनने और बाजार में आने के काम में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लग जाता है। तब तक क्या होगा? उसके लिए वैज्ञानिक रोगियों को अलग अलग दवाएं और उनका मिश्रण देकर प्रयोग करने में लगे हैं। इनमें मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली भारत निर्मित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ज़ुकाम के लिए दी जाने वाली जापानी दवा एविगन के नाम प्रमुख है। दोनों दवाओं के प्रयोग अमेरिका, चीन और जापान में चल रहे हैं। लेकिन फ्रांस की दवा नियंत्रण एजेंसी का कहना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने से कोविड-19 के कुछ रोगियों को दिल की बीमारियों की शिकायत होने लगती है। लेकिन चीन और अमेरिका में हुए कुछ दूसरे परीक्षणों में उसे लाभकारी भी पाया गया है। ऐसी ही कुछ दवाओं के मिश्रण से वायरस का मुकाबला करने की कोशिशें की जाएंगी। साथ ही बहुत सी कंपनियां कोविड-19 के एंटीबॉडी टेस्टों के विकास में भी लगी हैं। ये टेस्ट रोगियों का पता करने के काम के तो नहीं है, क्योंकि वायरस लगने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने के काम में कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट ये बता सकते हैं कि जिसके शरीर में एंटीबॉडी पाए जाएं, वह वायरस का सामना कर चुका है और कुछ समय तक उसके वायरस से बीमार पड़ने का खतरा नहीं है। क्योंकि कोविड-19 एकदम नया वायरस है, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान ये भी है कि उसके प्रति बनने वाली इम्यूनिटी 1 साल या उससे भी लंबे अरसे तक चल सकती है। जिनके शरीरों में एंटीबॉडी पाए जाएं, उन्हें एंटीबॉडी प्रमाण पत्र देकर काम पर भी भेजा जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोविड-19 होने का खतरा न होने के बराबर है। इसके अलावा इन टेस्टों से ये भी पता चल जाएगा कि सारे प्रयासों के बावजूद वायरस वास्तव में कितना फैला है। अब असली सवाल ये है कि नए वायरस टेस्ट बनाने, एंटीबॉडी टेस्ट कराने, मौजूदा दवाओं का मिश्रण लेने और कोई असरदार टीका बना लेने से भी हम कोरोना वायरसों के हमले से कब तक बच पाएंगे? कोविड-19 आया कहाँ से? क्या टीका बनाने के साथ साथ हमें इसकी जड़ों को नहीं उखाड़ना चाहिए? इसका जवाब ये है कि कोविड-19 के और चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के बीच 96% की समानता है। इससे लगता है कि सार्स, मर्स और इबोला के वायरसों की तरह कोविड-19 भी चमगादड़ों से ही आया है, लेकिन सीधे नहीं, किसी बिचौलिए जानवर के रास्ते आया है। जैसे मर्स का वायरस भी चमगादड़ों से पहले ऊँटों को लगा था, फिर ऊँटों से इंसानों को लगा। इसी तरह कोविड-19 भी चमगादड़ों से पहले पेंगोलिनों में फैला है और उनसे इंसानों में फैला है। पेंगोलिन क्या है? पेंगोलिन विशालकाय नेवले जैसा जानवर है जिसकी कमर और पूंछ पर कछुए जैसी ढाल चढ़ी होती है। ये रात का जानवर है, पेड़ों के खोखलों में रहता है और दीमक और चींटियों को खाता है। चमगादड़ भी रात को ही जगते हैं और पेड़ों में रहते हैं, इसलिए इन दोनों का साथ स्वाभाविक है। इसके अलावा वुहान के जिस मछली बाजार से कोविड-19 फैला था, वहाँ चमगादड़ भी बिकते हैं और जिंदा पेंगोलिन भी। खून, चर्बी, आंत और बर्फ़ की कीचड़ के जिस माहौल में ये जानवर प्लास्टिक के जालों में पड़े तड़पते रहते हैं, वहाँ वायरसों का एक से दूसरे को लग जाना और रूप बदल लेना भी साधारण सी बात है। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के मछली बाजारों की बात ही क्यों करें? इंटेंसिव या सघन फार्मिंग के लिए जहाँ जहाँ जानवरों और पक्षियों को लाखों की तादाद में तंग बाड़ों और पिंजरों में ठूंस कर रखा जाता है, वहाँ वहाँ नित नए वायरसों के पनपने और बदलने की संभावना बनी रहती है। बार बार फैलने वाली स्वाइन फ्लू और एवियन या बर्ड फ्लू जैसी महामारियाँ इसी इंटेंसिव फार्मिंग के लिए मुर्गियों और सूअरों को तंग जगह में बर्बरता से ठूंस कर रखने की वजह से फैली हैं। गायों में फैलने वाली BSE या मैड काउ डिजीज़ भी इसी का नतीजा थी, जिसके इंसान में फैलने की बात पर काफ़ी लीपापोती कर दी गई थी।
इसी तरह कोविड-19 की महामारी के डर से फिलहाल तो चीन ने मछली बाजार बंद कर लिए हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि कोविड-19 के आतंक का साया ढलते ही वही सब फिर से शुरू नहीं हो जाएगा। अब क्या कहें। खुमार बाराबंकवी साहब का शेर है, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है, आदमी इंसान नहीं होता। नमस्कार।